नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो यानी राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अब से थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का संकल्प विकसित भारत का है। इसके लिए नरेंद्र मोदी की नई टीम भी फाइनल हो गई है। आपको बताएंगे कि किस किस को मंत्री पद मिलने वाला है, किसका पत्ता कट गया है। शपथ समारोह को लेकर जबरदस्त तैयारी है, उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। देश ही नहीं दुनिया की भी नजर इस समारोह पर है। लेकिन सत्ता से दूर रह गए विपक्ष को इस शपथ समारोह में खोट नजर आ रहा है। ममता बनर्जी इसे अलोकतांत्रिक असंवैधानिक बता रही हैं, तो कांग्रेस इस शपथ ग्रहण समारोह को तमाशा बताने में लगी है। सवाल है कि क्या सरकार नहीं बना पाने की खीज में विपक्षी नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल यह भी कि मोदी अपने गठबंधन को मिले बहुमत के साथ संवैधानिक तरीके से सरकार बना रहे हैं, तो विपक्ष इसे अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक क्यों कह रहा है। अब अगर यह भी अलोकतांत्रिक है तो फिर विपक्ष के लिए लोकतांत्रिक क्या है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले नरेंद्र मोदी ने अपनी नई टीम में बनने वाले मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को बताई, जो हम लोग के लिए सीखनी भी जरूरी है। आज बहुत इनफॉर्मल बातचीत प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर हुई। 100 दिन के एजेंडे की बात की गई योजना, या आने वाले दिनों में सारी बातें सामने आई। जो भारत के काम हैं जो 10 वर्षों से चल रहे हैं, उसमें प्रगति की दिशा में नई सरकार आगे बढ़ेगी। और जो काम चुनाव घोषणा पत्र में हुए हैं, उन घोषणा पत्रों के आधार पर देश की जनता के प्रति समर्पित भाव से विकास के पथ पर काम करने का काम करेगी। शपथ लेने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 100 दिन का रोड मैप अपनी नई टीम को बता दिया। सूत्रों के मुताबिक चाय पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने नए बनने वाले मंत्रियों को कहा कि अगले 100 दिन की कार्य योजना को जमीन पर उतारना है। आपको जो विभाग मिले उसमें पेंडिंग काम को तेजी से पूरा करना है। एनडीए पर लोगों के भरोसे को और मजबूत करना है। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नई टीम को शुभकामनाएं दी और बड़ी जिम्मेदारी के लिए अपने आप को खपा देने को कहा। बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। उसके लिए 100 दिन, 365 दिन, सारे दिन काम कर। जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम देश को विकसित भारत बनाने के लिए तैयार है। शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन विपक्ष नरेंद्र मोदी की शपथ से पहले ही बौखला गया है। ममता बनर्जी तो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को असंवैधानिक बता रही। जो गवर्नमेंट पूरा अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली गवर्नमेंट बना रहा है, हम उसको शुभकामना नहीं दे सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमका शुभकामना देश के लिए रहेगा कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट, फॉर द फ्यूचर। ममता बनर्जी ने शुभकामनाएं देने से मना किया, तो उधर कांग्रेस शपथ ग्रहण समारोह को तमाशा बता रही है। हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया है। सारे निमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को जा रहा है। जिस व्यक्ति को शपथ ग्रहण हो रहा है, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक अधिकार खो लिया है। जनादेश उनके नाम पर ही मांगा था, तो जनादेश नहीं मिला। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे ये शपथ ग्रहण का तमाशा रचा है।
जिस मंशा से इनविटेशन जाता है, जहां विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, उस मंशा से इनविटेशन नहीं आया है और इनविटेशन आने में भी देरी हुई है। मैं मानती हूं कि ये सेरेमोनियल ओथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरीके से ये सरकार चलेगी। और जब प्रधानमंत्री आज ओथ लेंगे, वो जनता के काम, जनता के विकास के लिए काम करेंगे और देश की प्रगति और उन्नति के काम करेंगे, ना कि उनके अहंकार के चलते, उनकी शाहिनशाह जैसी जो आदतें पड़ गई थी उसके चलते ये ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं होगी। ओथ टेकिंग से ज्यादा मैं मानती हूं उनका कार्यकाल रहेगा। विपक्षी गठबंधन की जितनी सीटें आई हैं, उससे ज्यादा अकेले बीजेपी की सीटें हैं। इतना ही नहीं, एनडीए गठबंधन के पास 303 सीटें हैं। तो फिर विपक्ष को शपथ समारोह असंवैधानिक, गैर कानूनी और तमाशा क्यों लग रहा? क्या मोदी के तीसरी बार शपथ लेने को विपक्ष पचा नहीं पा रहा और बौखलाहट में ऐसी बयानबाजी कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अब सोचिए, बीजेपी की अकेले 240 सीटें, एनडीए फिलहाल 300 के पार है। जो समर्थन मिल गया है उसके बावजूद शपथ ग्रहण तमाशा है, उसके बावजूद ये इलीगल है, उसके बावजूद ये अलोकतांत्रिक है। तो भाई लोकतांत्रिक होने का फॉर्मूला क्या है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। डॉक्टर सुनील सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। बादल देवनाथ जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। जगदीश जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। मतलब 240 सीट वाला, 303 के समर्थन वाला शपथ ग्रहण ले ले तो यह तमाशा है। भाई, आपकी 240 सीटें आखिरी बार कब आई थी, याद है क्या आपको? देखिए राकेश पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नाराज आज पूरा देश है। भगवान राम खुद नाराज हैं। भगवान राम खुद कह रहे हैं ये लोग कितनी जल्दी बदलते हैं। उत्तर प्रदेश से क्या रहे, तुरंत जय जगन्नाथ पर आ गए। कहीं ना कहीं ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जनता में कोई खुश नहीं। आप चैनल वाले खुश हैं, ये जो मंत्रिमंडल में लोग बैठे हैं ये खुश हैं, भाजपा के और गोदी मीडिया अंधभक्त खुश हैं। लेकिन देश में एक मायूसी, आप चले जाए कहीं भी, कोई खुश नहीं है इस सरकार से, क्योंकि सरकार अपने वादों पे खरी नहीं उतरी। अभी आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो 100 दिन के कार्यक्रम दे दिए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, क्या उस 100 दिन में महंगाई कम करने का कार्यक्रम है, देश के अच्छे दिन लाने का कार्यक्रम है, बेरोजगारी खत्म करने का कार्यक्रम है? ये सवाल आपको पूछने का बराबर अधिकार है। आपकी पार्टी के जो सांसद गए हैं संसद में, वो ये सवाल पूछें, और मैं तो कह रहा हूं जोरदार तरीके से पूछें और सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर दें। लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जनता मायूस से नहीं है, वो अकेले आप तो तय नहीं कर लेंगे, अकेले कोई भी तय नहीं कर पाएगा। वो अलग बात है कि अलग अलग राज्यों में 1-1 लाख रुपए के लिए पता नहीं महिलाओं की कौन सी लाइन लगी है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल था, आखिरी बार आप लोगों की 240 सीटें कब आई थी? जी, जो आप लोग 1-1 लाख की बात कर रहे हैं ना, या आप ही गुमराह कर रहे हैं। नहीं, मैं जा ही नहीं रहा हूं उधर। सरकार है। अरे जगदीश भाई, मैंने पहले ही कह दिया, मैं खुद नहीं जा रहा हूं उधर। मेरा सवाल है, आखिरी बार आप लोगों की 240 सीटें कब आई थी? देखिए, ये गठबंधन की सरकार के, गठबंधन सरकार का हमें अनुभव है। जो हमारे गठबंधन के लोग, अरे सर, तो जिसको अनुभव नहीं है वो जरूरी थोड़ा नहीं है कि सरकार नहीं चला पाएगा। मजबूरी है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने गए, उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अनुभव नहीं था, विधायक भी नहीं थे उसके पहले। आने वाले केंद्र में आए तो सरकार चलाने का प्रधानमंत्री पद का अनुभव नहीं था। क्या प्रधानमंत्री, आपके बहुत से नेता पहली बार सांसद बने, तो ये बात नहीं होती है। मैं फिर पूछ रहा हूं, पर पीएम बनना क्या? नहीं जगदीश जी, मेरा सवाल सुनिए सर। आपने अपनी बात कही, आप लोगों की आखिरी बार 240 सीटें कब आई थी? देखिए, मैं तो जनता के परिणाम को सरमाथे पर रखता हूं। जनता ने नहीं हमें 240 सीट दी तो जनता भुगत रही है, और जनता बनाती तो राजीव गांधी जब एक दफा पूरी सारी सीट जीत गए थे, बीजेपी के 2 आदमी बैठे, अटल जी को हमने बनाया था, वो समय भी आपने देखा हुआ। ये तो जनता के साथ अच्छा हो रहा है, जनता पछता रही है। अच्छा, मतलब जनता गलत कर रही है। वाह, क्या हो रहा है? हर आदमी ठीक है। गुरु प्रकाश जी, 240 सीटें कब आई थी कांग्रेस पार्टी की, नहीं बता पाए जगदीश जी। जनता के सिर जरूर दोष मर दिया कि जनता गलत कर रही है भाई, क्योंकि पता नहीं कब दिया था 240। कुछ जगदीश जी को याद नहीं है, ज्यादा सीटें बस राजीव गांधी के समय की याद है। देखिए राकेश जी, यही समस्या है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का घमंड और अहंकार बोल रहे कि जनता भुगत रही है। जनता भुगत रही है, मुझे लगता है कि कोई कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति ही कह सकता है। एक अहंकार और घमंड की पराकाष्ठा है ये। कुल मिलाकर राकेश जी बात इतनी सी है, 10 साल हो गए हैं, 2 टर्म हो गया है, तीसरी टर्म में इतने बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 300 से अधिक सांसदों का समर्थन इस सरकार को प्राप्त है, लेकिन ये लोग पचा नहीं पाते हैं इस बात को। दिक्कत क्या है पता है राकेश जी आपको? दिक्कत एक साधारण सी है कि ये लोग एक एलीट
फ्यूडल सामंती मानसिकता के प्रतिनिधि करते हैं। ये सब सामंती मानसिकता के लोग हैं जो पचा नहीं सकते हैं इस बात को कि सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति, एक चाय वाला, एक अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति, वो आज देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बन रहा है। और उसको शपथ कौन दिला रहा है? तो वही आदिवासी की बेटी, जो देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी की बेटी, एक अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति, एक सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति आज देश में सेवा कर रहा है, सरकार चला रहा है। तो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं ये लोग। और तमाम तरह की भाषा, अरे जनता का मैंडेट मिला है हमको, जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, जनता ने शासन में रहने का मौका दिया है। 10 साल के इतने सशक्त सेवा करने के बाद भी इतिहास उठा के देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी 10 साल से शासन में है, 100 सांसद नहीं जुटा पाए हैं, 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए आप लोग। हम लोगों ने 10 साल सेवा करने के बाद एक ऐतिहासिक मैंडेट दिया है, इसको पूरी विनम्रता से हम स्वीकार करते हैं। ठीक है बादल देवनाथ जी, ममता बनर्जी ने कहा अनडेमोक्रेटिक, इलीगल, गैर कानूनी होता है क्या बहुमत के साथ सरकार बनाना? यह अलोकतांत्रिक है कि एक गठबंधन को पूरा बहुमत मिले, नेता चुना जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। यह आपको अलोकतांत्रिक आता है, तो लोकतांत्रिक होने की परिभाषा शायद आपको नहीं मालूम है। उससे पहले राकेश जी, मोदी जी और उनके नए मंत्रिसभा के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन सवाल है, अरे बादल जी मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, ये तो आपकी तारीफ करूंगा कि आपने शुभकामना दे दी। आपकी नेता तो कह रही है मैं बधाई नहीं दूंगी। नहीं, दीदी भी शुभकामनाएं दिया। नहीं, वो तो कह रही है बधाई नहीं दूंगी, कहिए तो सुनवा दूं। नहीं, सुनिए ना, बात खत्म करने दीजिए। दीदी भी शुभकामनाएं दिया, लेकिन उससे पहले आपका सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। मोदी जी यहाँ पर जितने बार यहाँ पर आया, बंगाल में इलेक्शन के समय, लोकसभा चुनाव के इससे पहले 2019, 2024, 2014, 2024, 21 में जितने बार आया मोदी जी, हर बार मोदी जी बंगाल में आके बंगाली संस्कृति का बदनाम किया। और खुद बंगाल में आके बंगाली का बदनाम करना, पार्टी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जो पूरे देश के लिए वो क्या करना चाहते हैं। अरे नहीं बादल भाई मेरा सवाल ये था कि 303 सांसदों का समर्थन एनडीए को 292, सुनिए, तक नहीं दिया। बहुमत के साथ सरकार बनाना अलोकतांत्रिक कैसे, मैं ये बस जानना चाहता हूं। और लास्ट में आपको कहना चाहता हूं, बंगाल में जो 5-6 सीट जीता ना। अरे मैं सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं भाई, पूरे देश की बात कर रहा हूं। बादल देवनाथ जी मुझे समझाइए अलोकतांत्रिक कैसे है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना गैर कानूनी कैसे है, ये समझाइए। मैं आप तो सब सुनना नहीं चाहते। उससे पहले मैं गैर कानूनी का तो बात एक लाइन में सुना है मैंने। बंगाल में 6 सीटों में कैसे जीता आपको पता है? डीएम को लेके एक नहीं, संदेश खाली में क्या हुआ आपको पता है? वो गैर कानूनी नहीं था। हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी कर दी आपकी पुलिस के लिए ये पता नहीं है, वो तमाशा नहीं लगा था। भाजपा के उम्मीदवारों, हर बार चुनाव में कितनी हिंसा होती है, गैर कानूनी है। हर बार चुनाव में कितनी हिंसा होती है, और बंगाल ने कितनी बार पोस्टपोल वायलेंस का सामना किया है। ये गैर कानूनी नहीं है बादल देवनाथ? क्या गैर कानूनी है? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो डेमोक्रेसी पद्धति से जो इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन हुआ। मैं तो बोल रहा हूं बंगाल में 5-6 सीटों में जैसे डीएम को लेके आधा सैनिक बाहिनी को लेके 2 सीटों में 1000 कंपनी का खुद आधा सामरिक बाहिनी वोट को लूटा है। बंगाल में जो 5-6 सीटें, उत्तर प्रदेश नहीं, अरे आप तो कम से कम मत कहिए बादल देवनाथ जी कि वोट को लूटा है। वोट को लूटना होता तो आपकी नहीं इतनी सीटें आ गई होती, आपकी पार्टी की इतनी सीटें नहीं आ गई होती। तो ये कहना बंद करिए उत्तर प्रदेश कि वोट को लूट लिया है। पूरा हार गए थे, जबरदस्ती। गुरु भाई इशारा कर रहे हैं, एक छोटा सा रिप्लाई, फिर मैं सुनील जी के पास जाऊंगा। गुरु प्रकाश छोटा रिप्लाई रखिएगा, सुनील जी ने बोला नहीं अभी। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए राकेश जी, आपने बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा और ममता दीदी के भाषण को हम सबने सुना। ममता दीदी देश को भ्रमित कर रही हैं, कहती हैं असंवैधानिक है। संविधान की कौन सी धारा में ये कहा जाता है कि 303 सांसद वाली पार्टी सरकार नहीं बना सकती है? आप मुझे बताइए, ये कैसे अलोकतांत्रिक है, ये कैसे असंवैधानिक है, ये कैसे इलीगल है? मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ममता दीदी इतनी सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस प्रकार से देश को भ्रमित करती है, अच्छा लगता है क्या? और बादल जी आप आके बचाव कर रहे हैं। आपको यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार से अलोकतांत्रिक नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, और अपने नेता के विरोध में बोलना चाहिए। अलोकतांत्रिक है तो अच्छा, इशारा कर रहे हैं, आपने कह दिया, क्या पता बोल ही दें। बोलिए बादल देवनाथ।
मैं आपको फिर गुरु प्रकाश जी फिर एक बार आपको कहना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूँ बंगाल में जो 18 सीट पहले 2019 में था, इस बार 12 सीट मिला। भारत के अंदर 6 सीट कैसे जीता आपको पता है? अरे 2 सीटों में 1000 कंपनी आधा श्रमिक पाएंगे, 1000 पता है? एक बूथ में कितना आधा श्रमिक था? अरे आप कैसे जीत गए? हम तो पीछे हैं, आप कैसे जीत गए? बंगाल में लूटा है 6 सीटों में, 5-6 सीटों में आधा श्रमिक पाएंगे। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, ये चर्चा जारी रखेंगे। सुनील जी आता हूं, लेकिन एक बड़ी खबर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर। बड़ी खबर यह है कि मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नए अध्यक्ष चुने जाने तक अध्यक्ष का भी कामकाज वो संभालेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कामकाज वो देखेंगे जब तक नया अध्यक्ष चुन नहीं दिया जाता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, और जब प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे थे, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस दौरान जेपी नड्डा वहां पर मौजूद भी थे। रविकांत हमारे साथ जुड़े हैं। रविकांत, बताइए, जेपी नड्डा मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, आगे और क्या जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, और पूरी संभावनाएं हैं कि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन मंत्री बनने के बावजूद भी वो तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। अगर आपको पूर्व में याद हो तो अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और केंद्रीय गृह मंत्री भी थे जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। हमारी जानकारी यही है कि वो हिमाचल प्रदेश के कोटे से मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन रविकांत, ये सब तो ठीक है, वो याद है 2019 का ये जो पूरा घटनाक्रम आप बता रहे हैं, लेकिन अब दिलचस्पी तो इस बात की है कि भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है? देखिए, भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है। पहले स्टेट लेवल पे इलेक्शन होते हैं, फिर वहां का चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब तक के लिए नया अध्यक्ष नहीं होता है, कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका, वर्किंग प्रेसिडेंट की भूमिका जेपी नड्डा ही निभाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत आपसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जेपी नड्डा को लेकर ये बड़ी खबर, और अपनी चर्चा पर हम दोबारा वापस लौटते हैं। इस बीच ये तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति भवन में तैयारियां हैं शपथ ग्रहण की। विदेशी मेहमान करीब 8000 लोग मौजूद रहेंगे, और उनकी मौजूदगी के बीच में नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये देखिए, गहमा गहमी वहां पर बढ़ गई है। हर एक तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाएंगे, पूरा अपडेट आपको देंगे। विपक्ष को भी न्योता दिया गया है। यह अलग बात है कि विपक्ष तमाशा बता रहा है, कोई कह रहा है अनडेमोक्रेटिक है, इलीगल है। अब सुनील जी, मैं आपके पास आता हूं। अनडेमोक्रेटिक, इलीगल, तमाशा, ऐसा कहकर विपक्ष जताना क्या चाहता है आपके हिसाब से? राकेश जी, पहले तो मोदी 3.0 के एनडीए के सरकार को पूरे भारतवर्ष के तरफ से उनको बधाई है कि वो अच्छा काम करे। और इस तरह का जो विपक्ष की टिप्पणी आ रहे हैं, बड़ा दिखदाई है, पीड़ादायक है, और उनकी हताशा का परिचायक है। एक तरफ तो वो खुश होते हैं कि हम मेरी जीत हुई है, और स्टेटमेंट में इस तरह का देते हैं अनडेमोक्रेटिक, इलीगल। और अगर जगदीश शर्मा जी बता रहे हैं कि जनता भुगतेगी, हमें लगता है कि जनता जनार्दन होता है, जनता के आशीर्वाद से कोई जीतते हैं, और जनता के प्रति ऐसी टिप्पणी करना किस प्रकार का हताशा है, ये आप कल्पना कर सकते हैं। ममता दीदी तो वाचाल होने का उन्हें तो लेबल लगा है, लेकिन ऐसी भी क्या वाचालपना कि एक मुख्यमंत्री जो एक बड़े पद पर है, वो व्यक्ति ऐसा बात करे कि असंवैधानिक सरकार है। ये कहते हैं कि एनडीए सरकार की कोई मैंडेट नहीं है। अरे 300 से ज्यादा सीट लेके स्पष्ट मेजोरिटी है, वो भी प्री पोल अलायंस का 294 है, और प्री पोल अलायंस को एक ही माना जाता है। और गठबंधन धर्म में जब यूपीए की सरकार भी जब थी कांग्रेस की, तो वो भी गठबंधन की थी, इतनी सीटें तो थी नहीं। पता नहीं ये कहां से क्या कल्पना करते हैं, और जनता को सोचते हैं कि जनता को जो भी देंगे जनता उसको डाइजेस्ट कर लेगी। हमें लगता है कि अपने हताशा और परिचायक का अगर उनको है तो अपना अलग से परिचय दें। एटलीस्ट जो पब्लिक फेस है उसमें उनके भाषण संतुलित होने चाहिए। ठीक है जगदीश जी, जो बातें सुनील जी ने कही, तो क्या हताश है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि 2004-2009 में जब आप लोगों ने सरकार बनाई थी 145 और 206 सीटें थी, 240 तो तब भी नहीं आई थी। और तमाशा की बात है, आऊंगा बादल देवनाथ जी, और तमाशा की बात है तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, वो गरीबी तो हटी नहीं। आज गरीबी हटाने के लिए राहुल गांधी खटाखट वाला फॉर्मूला लेकर आ गए, तो ये तमाशा नहीं है फिर? राकेश पांडे जी, जो आदमी बड़बोला आदमी कह सकते हैं उसको, जो कह रहा था 400 पार 400 पार 400 पार, अरे भाई राम ने, भगवान ने दिखा दिया। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी आते हैं और खुद भी कैसे जीतते हैं गिरते पड़ते।
ये भी शक है कि जीते अरे हैं, 1.5 जीते लाख हैं। से जितना तो गिरते तो पड़ते पीछे जितना चल रहे नहीं थे। कहते हैं और जगदीश जी, राहुल गांधी प्लीज। जिसको कहते थे 1.5 लाख अरे से मैं कोई बता जीत रहा जाए हूं भाई, 2-4 मैं हजार बता से मैं रहा मान हूं। सकता हूं, राहुल गांधी लेकिन 1.5 लाख से कोई जीते दोनों जगह से राहुल गांधी 1.5 लाख से, अरे तो इधर भी 8 लाख से जीते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या हुआ? अरे शिवराज सिंह चौहान भगवान अमित शाह राम की जी जीत नाराज देखिए क्यों फिर, होंगे? भगवान राम जी वो नाराज आंकड़ा क्यों कहीं होंगे ज्यादा मोदी है। जी से? राहुल सवाल गांधी ये का है। दोनों जगह का जोड़ सवाल लेंगे ये तो कि बराबर हो भगवान जाएगा। राम जी मोदी से नाराज क्यों हो गए? जरूरी था 400 नहीं, पार मैं बोलना। फिर अपने सवाल पर अरे लौटता चुनाव हूं। लड़ते सभी पार्टियां लड़ती नहीं हैं। नहीं, ये ठीक है, ये गुरु भाई देंगे। सुनिए 400 सुनिए जगदीश जी उस आदमी प्लीज को तो अपने सर, पिता से मेरी रिजाइन तमाशे देना वाली चाहिए, लाइन पर आइए, जो खुद की क्योंकि हार के जयराम खिलाफ रमेश थे। ने कहा है कि हमारा शपथ ये ग्रहण के नाम जो पर जनता ने तमाशा हो रहा निकाला है, उसको बैठा देना तो चाहिए। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? आज वही गरीबी हटाने के लिए खटाखट 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 1-1 लाख रुपया, तो ये तमाशा नहीं है फिर? भाई राकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप तो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, आप प्रवक्ता है ही नहीं, आप प्रवक्ता बन गए। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं। राम नाराज क्यों हो गए? जगदीश नहीं, मैं कोई नाराज नहीं हुआ भाई, मैं कोई नाराज नहीं हुआ जगदीश जी, पूछे ना, मैं कोई नाराज नहीं हुआ। भगवान राम क्यों नहीं? वो तो शपथ ग्रहण को तमाशा जयराम रमेश जी नहीं बताते, तो ये सवाल मैं आपसे पूछता ही नहीं। मैं कह रहा हूं गरीबी हटाओ का नारा कब था? आप गरीबी हटाने के लिए खटाखट खटाखट। पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, जिस आदमी का अहंकार था 400 पार का, वो गिर पड़ के जीतते हैं। भगवान राम नाराज क्यों हो गए हैं? उनसे पूछिए। जब भगवान राम नहीं चाहते हैं तो जय जगन्नाथ। अरे भाई देश को, अरे वो जय जगन्नाथ, सुनिए, अरे जगदीश जी उस दिन ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी थी, इसलिए जय जगन्नाथ का था। खैर चलिए, गुरु भाई बोलिए, ये बार बार कह रहे हैं कि भगवान राम आपसे नाराज हो गए, जैसे लग रहा है भगवान राम ने इन्हें बता दिया हो। गुरु प्रकाश नहीं, देखिए राकेश जी, अब सुन लीजिए। अरे भाई, अहंकार कर रहे थे, कभी हनुमान, कभी भगवान राम जी, कम से कम राजनीति और संविधान में तो इन चीजों की जगह नहीं है। जगदीश जी, समय बर्बाद मत करिए। अपनी गारंटी पर मोदी जी बात करते हैं जनता के सामने, हम भी बात करते हैं। सुनिए, अरे जगदीश जी सुनिए ना, आपने कुछ पूछा तो अब सुन भी लीजिए जवाब। ठीक है, बोलिए गुरु भाई। नहीं, यही अहंकार है राकेश जी। आपके दर्शकों को देखने दीजिए, किसी और को बोलने नहीं देना है, खुद ही बोलते रहना है, भगवान में भेद करना है। अरे जगन्नाथ हो, जय श्री राम हो, उसमें क्यों भेद कर रहे हो आप? जगन्नाथ जी हो, विष्णु जी हो, कृष्ण जी हो, राम जी हो, उसमें भेदभाव कर रहे हो आप? किस प्रकार का राजनीति करना चाहते हो? नहीं, किस प्रकार का राजनीति करना चाहते हो आप? फिर आप बीच में बोल रहे हो, नहीं आप फिर आप बीच में बोल रहे हो। अरे भैया, आप समय की बर्बाद मत करो। अच्छा प्लीज दर्शकों के साथ ये अन्याय है। जगदीश जी सुन लीजिए, आपने कुछ पूछा था जय जगन्नाथ को लेकर, राम जी नाराज हो गए उसको लेकर भी, तो अब उसका जवाब भी सुन लीजिए। गुरु प्रकाश ने इशारा किया था, वरना मैं बादल जी के पास जा रहा था। नहीं, राकेश जी, ये एक शब्द होता है व्याकुल। ये लोग व्याकुल हो गए हैं और ये व्याकुलता उनकी नेशनल टेलीविजन पे दिख रही है। मैंने बताया ना आपको, आज भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में 140 सीटों का अंतर है, 150 सीटों का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में, और आज भी कह रहे हैं नैतिक हार हो गई, मोरल डिफीट हो गया। अरे 150 सीट पीछे हैं आप। ग्रैंड ओल्ड पार्टी 3 बार 2014, 2019 और 2024 के कंप्लीट आप सीटों को जोड़ लीजिए ना, तभी हमारे पीछे रहिएगा आप। और आज भी आप अहंकार की बात करते हो। 99 सीट लाए हो, 100 ला नहीं पाए, पास हो नहीं पाए, और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उसकी आलोचना करते हो। यही तो दुर्भाग्य है आपका। अपने अहंकार की पराकाष्ठा का उदाहरण देना बंद करिए। दुर्भाग्य तो यही अहंकार आपको डूबेगा। यही अहंकार आपके पतन का कारण है। फिर भी 400 पार 300 पार की बात अरे यही अहंकार। बताइए ना, क्या डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे? आप बताइए देश को। राकेश जी पूछे क्या डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे 100 दिन में? अच्छा, आपने एक चीज बोला, नहीं मैं उधर जा ही नहीं रहा हूं, एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए जगदीश जी। आपने कहा जय जगन्नाथ, तो जय जगन्नाथ के बारे में सर आपको पता ही होगा, वो विष्णु जी के अवतार, भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण कला अवतार के तौर पर माना जाता है। प्रभु राम भी भगवान विष्णु के अवतार। तो अगर इतना ही नहीं पता है तो सर ये मतभेद पैदा करिए, इससे कुछ नहीं मिलेगा प्लीज, वरना कोई कल इस पर पलटकर सवाल पूछेगा, आप कहेगा धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं। जगन्नाथ तो भगवान मोदी जी के चेले हो गए हैं। नहीं, राकेश जी से पूछिए क्या जगन्नाथ मोदी जी के चेले हो गए हैं? ये किसने कह दिया? मुझे गुस्सा है। अरे किसने कह दिया? कभी भगवान को चेला बना, किसने कह दिया कि चेले हो गए? भाई अपने मन से कुछ भी। संबित पात्रा ने कहा, आप तो भाई इतने अनजान हो गए, आप इतने अनजान हो गए। किसने कह दिया? पात्रा ने कहा पूरे। अरे संबित पात्रा ने जो कहा था उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली थी, माफी भी मांगी। और संबित पात्रा के उस बयान के साथ कोई भी नहीं है, ना हम है ना मुझे लगता है कि बीजेपी का कोई भी नेता है, तो छोड़ दीजिए उस पर। माफी मांग लो। उन्होंने हिम्मत दिखाई माफी मांगने की। झूठ आपके गठबंधन के नेताओं ने सनातन को लेकर क्या क्या कहा, माफी तक नहीं मांगी। क्यों बोला हमारे? और आपके इस गठबंधन ने, इंडी गठबंधन ने एक उस पर बयान भी नहीं जारी किया कि नहीं इस तरीके का स्टेटमेंट देना चाहिए। आपकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उस पर कोई निंदा प्रस्ताव नहीं आया
कि सनातन पर ऐसे हमले नहीं होने चाहिए थे। राकेश जी आपके लिए भगवान होंगे, हमारे लिए भगवान नहीं है। कौन? ना ये चाय वाले ना भगवान है। चलिए नहीं, कोई चाय वाला किसी के लिए भगवान नहीं है। हम लड़ते रहेंगे। ठीक है, कोई चाय वाला किसी के लिए भगवान नहीं है। बादल देवनाथ जी इनके लिए है। बादल देवनाथ जी, पश्चिम बंगाल में इतनी हिंसा, खून खराबा, वो इलीगल, वो गैर संवैधानिक नहीं दिखता है, लेकिन केंद्र में सत्ता से दूर हो गए। तो शायद एजेंसियों का शिकंजा इस तरीके से है कि अभी ममता बनर्जी को लग रहा है कि भाई अभी तो राहत नहीं मिलने वाली है, इसीलिए गैर संवैधानिक इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल। राकेश जी, उससे पहले मैं नॉर्मल बात करना चाहता हूँ, नॉर्मल। अच्छा। एकदम नॉर्मल। खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया ये इलीगल है, अनडेमोक्रेसी है, आप लोगों ने डिबेट बना दिया। तो क्यों नहीं बनाया? नहीं कहना चाहिए था। मुख्यमंत्री की एक फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग ममता बनर्जी को मानते हैं, उन्हें इस तरीके का भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। संवैधानिक पद पर हैं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आप सुनना नहीं चाहते, खुद भाजपा का प्रवक्ता हो गए आप। मैं एक लाइन कहूंगा, बोलिए। मतलब देश के प्रधानमंत्री जब जहां पर भाजपा का गवर्नमेंट नहीं है, उस स्टेट का सारे मुख्यमंत्री ममता दीदी के खिलाफ हो, कोई भी राज्यों में जो जहां पर भाजपा का गवर्नमेंट नहीं है, देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उनका ही है। प्रधानमंत्री का ही मुख्यमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री हर राज्यों में जाके मुख्यमंत्री का खुद बदनाम करते हैं, उस स्टेट गवर्नमेंट का बदनाम करते हैं। जब आज ममता दीदी ने कुछ कह दिया, मतलब आप एक डिबेट बना दिया, इसको हमने सिर्फ ममता बनर्जी को लेकर नहीं डिबेट बनाई भाई। जयराम रमेश ने जो कहा बादल देवनाथ जी, उस पर भी हमने सवाल किया। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। शुभकामनाएं दिया, सुनिए सुनील जी को। राकेश जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है संविधान के मुताबिक, और ये भगवान श्री राम हमारे आस्था का विषय है, राजनीति के विषय नहीं हो। और भगवान श्री राम हो चाहे जय जगन्नाथ हो, सारे एक ही चीज होते हैं। और ये तब से ये जगदीश शर्मा जी अपने श्री राम का नाम लेकर के बीच में घुसाते हैं, और ये उचित बात नहीं, इसी की सजा कांग्रेस को मिली है। देखिए, कांग्रेस हमेशा, अब जैसे हो गया तो भगवान श्री राम, श्री राम के ये क्या, ये जब जनता के बारे में खराब बात बोले, जो जनता भगवान का रूप है, ये श्री राम के बारे में अब अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। इनके हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन किस कदर चल गया है, हमने मेरी इनकी गुजारिश है। ठीक है सुनील जी, आपने ठीक कहा के प्रति। और जगदीश जी, बादल देवनाथ जी, सिर्फ इतना कहना था कि शपथ ग्रहण है, इसको तमाशा नहीं बताया जाए, इसे गैर संवैधानिक नहीं बताया जाए, लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश मत करिए सर। आप लोगों को पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़त मिली है, तो उस बढ़त को बढ़ाने की कोशिश करिए, निगेटिविटी फैलाने की कोशिश मत किया करिए। चलिए, वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण की बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी टाइम्स नाउ भारत पर। जैसे तस्वीरें आती है आपके पास आएंगे, फिलहाल रुकते हैं ब्रेक।